तमाम आलमी कवानीन को एक कंट्री 2 साल से मुसलसल पामाल कर रहा है। अमेरिकन एम्बेसडर को कहना पड़ा कि मैं 4 से 5 दफा बंकर के अंदर जाके छुपा हुआ है। हैबर मिजल जो है वो तैयार हैं। इसराइल के अंदर हमेशा प्रोटेस्ट में ईरान के खिलाफ प्ले कार्ड उठाते हैं, खैबर वाज योर लास्ट विक्ट्री। और इसराइल ये जरूर चाहेगा कि अमेरिका इस वॉर के अंदर हिस्सेदार बने। बिल क्लिंटन ने जब इसी नेतन्याहू से इसके पहले टन्योर में मुलाकात की थी तो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने व्हाइट हाउस में आके फाइल फेंक के कहा था कि सुपर पावर हम हैं कि ये है। और अमेरिका के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि 2 टेरिटरी ऑक्युपाइड है इसराइल के हाथों, एक फलस्तीन दूसरी कांग्रेस। उनका जो अलकुद्स विंग है उसके लोगों के ऊपर शक किया गया है। तो सबसे बड़ा भी खतरा जो है वो लाहक है वो आयतुल्लाह अली खामनाई की जान को। 2018 में एक ऑपरेशन किया, 12 लोग थे और 1 लाख वहां के करीब जो डॉक्यूमेंट्स वो वहां से उठा के जाके नेतन्याहू के हवाले किए। हसन नसरुल्लाह जो बंकर के अंदर थे उसकी इंफॉर्मेशन भी डबल एजेंट्स ने दी थी जो इरानियंस थे। तो 400 के करीब उसके न्यूक्लियर वॉर हेड हैं। यूरोप में जितनी फार राइट पार्टी हैं, अल्ट्रा राइट विंग हैं, वो नफरत करते हैं यहूदियों से। डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत बड़ा एंटी सेमाइट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान और एक नए पॉडकास्ट के इंतहाई अहम तरीन पॉडकास्ट के साथ और अहम तरीन तफसीलात के साथ आपके साथ हाजिर हैं। ये पॉडकास्ट इसलिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है और ये सारी गुफ्तगू इसलिए आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी कि ऐसे शख्स के साथ हम ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जो मशरिक़ वस्ता में जो बदलती हुई सूरत हाल है, जो इसराइल और ईरान के माबैन जो इस वक्त एक मार्काए हक को बातिल जारी है और सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। इस संगीनी के मौके पर ऐसी शख्सियत की हमने दावत दी है जो बिल्कुल उस पर नज़र रखे हुए है, बल्कि आलमी मीडिया पे भी उनकी नज़र है और ईरान और इसराइल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो अहम तरीन जो चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं, उन पर नज़र रखते हैं। उस्मान भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। एक तो आपको देख के हमें बड़ी खुशी होती है और दूसरा जिस अंदाज और जिस तौर से हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हमें होता है कि अपना ही बैठा हुआ है कोई बंदा। सही बात है। कैसी गुजर रही सर, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? ये इस सूरत हाल में कैसी आजकल की क्या रूटीन बन गई आपकी? जी, आजकल तो ये जिस तरीके से हम देखते हैं अनफ़ोल्ड हुआ है सारा मामला, उसके अंदर जो है ना नो डाउट काफ़ी गुंजाइश निकल आई है कि इसके ऊपर तबसरा करने के हवाले से। लेकिन बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है कि हम देख रहे हैं तमाम आलमी कवानीन को एक कंट्री 2 साल से मुसलसल पामाल कर रहा है, बेहुरमती कर रहा है उस आलमी कवानीन की जो इस महज़्ज़ब दुनिया ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद खुद अपने हाथ से लिखे थे। और एक जंगल का कानून, उसमें भी शायद कोई कानून हो, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और जो हमने परसों से विटनेस किया है, मेरे ख्याल में उसके बाद ये पैगाम दिया जा रहा है हर कंट्री को, महज़िब को, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड बेहतर करने की या अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेहतर करने की। सारा पैसा जो है अपना उठाओ और लगा दो वेपन के ऊपर और स्टॉक पाइल करो मैक्सिमम। आज मुझे लगता है इस हरकत के बाद किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के अंदर बैठा खुशियां मना रहा होगा, धमाल डाल रहा होगा, खुशी मना रहा होगा कि मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था, जो रूट मैंने लिया आज पूरी दुनिया मुझे फॉलो कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा, जो ईरान ने जो स्ट्राइक बैक किया है, मैं हम्म। पहले आऊँगा उसकी बड़ी तफ़सीलात हैं जो आपसे पूछूँगा। मैं ईरानी इंटेलिजेंस पे भी बात करूँगा, इज़राइली इंटेलिजेंस पे भी बात करूँगा, इंटरनेशनल मीडिया में जो कुछ चल रहा है उस पर भी बात करूँगा। लेकिन स्पेसिफिकली ये बताइएगा, ईरान ने जो हमला किया है, हम्म। ये कितना पावरफुल हमला था और इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जी, ये इंतहाई सिग्निफिकेंस हमला है। अगर हम देखते हैं 5 मरहलों के अंदर पूरा बैरेज बैरेज कहते हैं कि जिसके अंदर आप मिसाइल एक ही वक्त के अंदर जो है वो छोड़ते हैं ताकि आयरन डोम जो है उन्हें कम से कम इंटरसेप्ट कर सके, क्योंकि आयरन डोम के भी कैपेसिटी इश्यूज हैं। वो इतना बड़ा बैरेज एक वक्त में मैनेज नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका जो कहता है कि ये यूनिलैटरल एक्शन है इसराइल का, उसको भी रात को आना पड़ गया उनको रोकने के लिए। उसके बावजूद जो होलनाक फुटेज हमने देखी है जो आ रही है कि अमेरिकन एम्बेसडर को कहना पड़ा कि मैं 4 से 5 दफ़ा बंकर के अंदर जाके छुपा हुआ है। और वहाँ पे हम फुटेज जो आ रहे हैं, मनाज़र है वो इंतहाई होलनाक है, टेरर है वहाँ के ऊपर। और ये उस तरीके से यूज़ टू नहीं है इज़राइली अवाम वहाँ के ऊपर है। और जो तसव्वुर वहाँ के ऊपर पेश किया था, हक़ पेश किया था इसने नेतन्याहू ने, कि हम उन्हें मैनेज कर चुके हुए हैं, उनको डिकैपिटेट कर दिया उनकी तमाम लीडरशिप को और अब वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो मेरे ख्याल में पिछले 24 घंटे जो हैं तेल अवीव में बैठी गवर्नमेंट के लिए एक दोबारा फूड फॉर थॉट है कि क्या वो एस्केलेशन लैडर पे इससे ऊपर चढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ईरान ने अभी जो बात की है कि हैबर मिसाइल जो है वो तैयार हैं। ये और मैं यहाँ पे नाज़रीन को बता दूं, ये मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है
जो 1500 से 1800 वॉर हेड लेके जाने की सलाहियत रखता है, और इसकी रेंज एग्जैक्टली वही है जो ईरान और इसराइल का दरमियान फासला है, 2000 किलोमीटर को जाके हिट कर सकता है, और इसका नाम खैबर शिकन है। यहाँ पे आप इसको ले जाएं, रेफरेंस उसका मैं देता हूँ, जो मरहब को मारा था वहाँ के ऊपर मौला अली ने, मौलाए कायनात ने, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसका नाम रखा गया। और इसराइल के अंदर हमेशा प्रोटेस्ट में ईरान के खिलाफ प्ले कार्ड उठाते हैं, खैबर वाज योर लास्ट विक्ट्री। तो मेरे ख्याल में ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, जी, खैबर वाज़ जो लास्ट विक्ट्री लास्ट इज़राइल विक्ट्री। में ये उठाते ये हैं प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट में? होता है जब वहां के ऊपर ज़ायनिस्ट उठाते हैं, क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में वो देखते हैं कि एक दफा फतह का झंडा इनके हाथ में आया था, खैबर वाज़ योर लास्ट विक्ट्री। विक्ट्री। और ये हैबर शिकन मुजाहिल का इसीलिए बार बार हम देखते हैं जिक्र कर रहे हैं, और इसका तस्करा बार बार आ रहा है कि हम अगला जब चलाएंगे हैबर शिकन तो इन्हें वो याद आ जाएगा वक्त। तो क्या ये जो खैबर शिकन है, फिर मज़ीद इसके अलावा क्या कुछ कर सकता है ईरान? और ये भी बताइएगा कि स्पेसिफिकली ये बताइएगा कि क्या जो खैबर है, मिसाइल खैबर है, ये पेनिट्रेट कर जाएगा उनके जो उनका डिफेंस सिस्टम है? क्योंकि आयरन डूम है, फिर हम देखते हैं कि जो अमरीकी थॉड है, आई एम नॉट रॉन्ग, जी जी। जो उन्होंने मिसाइल सिस्टम दिया हुआ है, फिर ये मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने एक डिफेंस सिस्टम अपने बनाए हुए हैं, क्या उसको ये पेनिट्रेट कर जाएगा? मेरे ख्याल में रात को हमने देखा जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइल पेनिट्रेट कर गए थे, और उन जगह पे जाके उन्होंने हिट किया है कि इसराइल ने वहां पे इंटरनेशनल जर्नलिस्टों को जाने नहीं दिया। एक तो गजा के अंदर ब्लॉकेड है, लेकिन वो नहीं चाह रहे कि उन जगह को जाके विटनेस करें, क्योंकि उन्होंने वहां जाके प्रिसीजन अटैक किए हैं कई, नो डाउट दे हैव बीन एबल टू इंटरसेप्ट। उन्होंने आयरन डोम के थ्रू काफ़ी जो मिसाइल थे उन्हें रोक लिया वहां के ऊपर है, लेकिन जो फुटेज बताते हैं कि हार्ट ऑफ तिल अवीव को उन्होंने हिट किया। और खैबर शिकन जो है, आपने देखा होगा पिछले साल जो उन्होंने अक्टूबर में सुपरसोनिक मिसाइल फेंका था, वो एक लिटमस टेस्ट था और उसको रोका नहीं जा सका। तो अब अगर सुपरसोनिक मिसाइल का बैरज जाता है वहां के ऊपर, तो मेरे ख्याल में अमेरिका इररेलेवेंट नहीं रह सकता। और इसराइल ये जरूर चाहेगा कि अमेरिका इस वॉर के अंदर हिस्सेदार बने। हमने अभी देखा पिछले 2 महीनों की पॉलिसी के अंदर अमेरिका इसराइल से थोड़ा सा कन्नी कतरा रहा है। आप देखें, उन्होंने अशरा के साथ जाके मुआहदा किया शाम डिप्लोमेटिक में? शाम के अंदर। उसके अलावा उन्होंने यमन के हौसियों के साथ मुआहदा किया। उसके अलावा उन्होंने इनके ऊपर वो क्या कहते हैं, टैरिफ लगाया इसराइल के ऊपर, हम देखते हैं ट्रेड का। और साथ ही उन्होंने ईरान के साथ इनकी मर्जी के बगैर मुज़ाकरात शुरू किए, जोहरी है। और जिसके बाद अभी हम देखते हैं हालात ये इस जगह के ऊपर आ गए हैं कि डेविएट किया उसने अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी थे। कल तक ट्रंप कुछ सिग्नल दे रहे थे, लेकिन जैसे ही हमला हो गया तो उन्होंने कहा इट्स बिन फैंटास्टिक। और आज हम देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि सुपर पावर कौन है। बिल क्लिंटन ने जब इसी नेतन्याहू से इसके पहले टन्योर में मुलाकात की थी, तो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने व्हाइट हाउस में आके फाइल फेंक के कहा था कि सुपर पावर हम हैं कि ये है। ओहो हो! ये सूरत हाल थी उस जमाने के अंदर है। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली दो 90s की है, 90s की बात है, 90 अच्छा। सॉरी लेट 90s की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये सूरत हाल थी कि फेड अप हो चुके हुए थे कि ये डिक्टेट करते हैं हमें। उसकी रीजन है एपेक, अमेरिकन इसराइल, जो वहाँ की ऊपर एक पब्लिक अफेयर्स जो अपना कमेटी है जो इन्फ्लुएंस करती है, लॉबिंग करती हैं। और अमेरिका के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि 2 टेरिटरी ऑक्युपाइड है इसराइल के हाथों, एक फलस्तीन दूसरी कांग्रेस। ओहो! और ओहो! अभी एपेक ने थ्रेट किया पिछले हफ्ते है कि अगर डेमोक्रेट्स ने हमारे इंटरेस्ट के अंदर बयानबाजी ना की, नैरेटिव हमारी साइड पे ना रखा, तो अभी जो प्राइमरी इलेक्शन हो रहे हैं न्यू जर्सी और इसी महीने न्यूयॉर्क के अंदर है, उसमें फंडिंग तुम्हारी रोक लेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से ग्लोबल नैरेटिव उनके हाथ में है। बड़ा अनबाइस्ड वर्जन है ईरान को लेके वहां के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में, बाइस्ड बाइस्ड। बाइस्ड है। वहां पे 78 लोग जो हैं अपने शहीद कर दिए, इंक्लूडिंग बच्चे। और एक औरत वहां के ऊपर जो है वो अपना हलाक हुई है, और आप उसे ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि खातून मार दी है। मतलब आप इंटरनेशनली उन्हें अग्रेसर को विक्टिम बताएंगे और यहाँ पे विक्टिम को अग्रेसर बताएंगे, तो ये इंटरनेशनल परसेप्शन नीड्स टू बी चेंज्ड। और यहाँ पे मुस्लिम उम्मा का जो है बहुत बड़ा कसूर है सुन्नी वर्ल्ड का, कि सुम्मुन बुकमुन उमयुन के अलावा उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। किसी ने इजरायली सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं किया, परसोना नान ग्राटा करार दे के उनकी एम्बेसियों को बंद करके उन्हें मुल्क से रवाना तक करना, ये द लीस्ट दे कुड डू, वो तक नहीं। और वो ज़बानी जमा खर्चा जो हम देख रहे हैं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, इनसे बेहतर स्टांस तो चाइना का वहाँ के ऊपर है सिक्योरिटी काउंसिल में। इनसे बेहतर बात तो जो है क्रेमलिन ने वहाँ के ऊपर की है। और रशिया ने 2 दिन पहले बात की है कि अगर हालात वहाँ पे ज़्यादा ख़राब होते हैं तो जो यूरेनियम एनरिचमेंट इजाफी हुई हुई है, हम उससे पॉलिटिकली नहीं प्रैक्टिकली लेके अपने मुल्क में जाने को तैयार हैं। यहाँ तक, और मुझे लगता है अगर वो इसके अंदर इस हद तक इंटरफेयर करेंगे तो फिर जो है वो सिचुएशन
तब्दील हो सकती है, क्योंकि यही रशिया था जिसने सिविल वॉर के अंदर शाम के अंदर SU-300 ना सिर्फ मिसाइल ले गए थे, बल्कि वहां के ऊपर अपने जेट्स लेके एंटर हो गए थे और अमेरिका को थ्रेट किया था, अगर एयर पावर में आप हमारे सामने आके हमें रेजिस्ट करते हैं तो हम शूट डाउन कर देंगे आपको। इस वक्त सूरत हाल सिर्फ ये है कि वहां पे यूक्रेन की वॉर की वजह से वो नया फ्रंट नहीं खोल सकते, इसलिए मुझे लगता है वो थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो तेहरान को जलते हुए दे सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम अगर मैं आपको एक पॉइंट और थोड़ा सा कर दूं, जिस तरीके से इसराइल ने आके डिकैपिटेट किया तमाम लीडरशिप को, 10 मिनट के अंदर उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, नो डाउट एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन उस कौम का रिजॉल्व और रेजिलियंस आप उसे पसे पुछ नहीं डाल सकते हैं। ये इरानियंस का हमेशा से खासा रहा है, जो हरकत करने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू वहां पे अवाम को हुकूमत के सामने खड़े करने की, उसकी कल की स्टेटमेंट सुने आप कि हमारा झगड़ा आपके साथ नहीं है, हमारा झगड़ा आपकी क़यादत के साथ है, हम अपना जो है अहदाफ पूरे करते हैं, आपके लिए जमहूरियत का रास्ता हमने हमवार कर दिया, उठ खड़े हों। इस पे पूरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो चीज़ मेरी समझ से बाहर है, आज जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कल की नहीं आज की अगर मैं गुफ्तगू करूँ, आज जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कल उसने टॉप मिलिट्री लीडरशिप वाइप आउट कर दी बिल्कुल, ईरान की। टॉप मिलिट्री आर्मी चीफ दीगर भी अलकुस के सरबरा बिल्कुल। टॉप मिलिट्रीशिप वाइप आउट कर दी। आज की खबर है कि 2 जर्नल मजीद मार दिए, एक इंटेलिजेंस चीफ का मार दिया, बिल्कुल, शहीद कर दिया, और एक ऑपरेशन चीफ ऑपरेशन थे। शहीद कर दिया। आज की खबर ये है कि मजीद 3 जो साइंसदान हैं उनको शहीद कर दिया गया। मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है, मुझे स्पेसिफिकली इस पे जवाब दीजिएगा, क्या वजह है कि वो इतना प्रिसाइज़ जाके अटैक करने में कामयाब हो पा रहा है? इज़राइल ये कैसे करने में कामयाब हो रहा है? उसकी बड़ी रीज़न है, उन्हें ज़मीन से मुकम्मल जो है वो मदद हासिल है। उनका एक नेटवर्क है जो 2009 से मोसाद ने वहाँ पे एक्टिव किया हुआ है। स्पेशल यूनिट है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर जो उन्हें सपोर्ट करता है। हम देखते हैं जब ये हमला लॉन्च होना था उससे रेवोल्यूशनरी गार्ड कौन है? ज़रा लो अवाम को पासदराने समझाएँ। इनकलाब जो कि एक पैरेलल आर्मी है 79 के अंदर बनाई गई थी है, जो कि उस आइडियोलॉजी और उस फ़लसफ़ा जो कि आयतुल्लाह अली ख़ामनई जो कि अली ख़मीनी के जो हैं वो सक्सेसर हैं, वो आइडिया जो है वो बेस करता है 79 की रेवोल्यूशन पे। उसके हवाले से वो ज़्यादा काम करते हैं और उनकी ज़्यादातर जो हमने देखा मामलात वो ओवरसीज़ एक्टिविटी बेस्ड हैं। जिस तरह 3H की जो पॉलिसी थी, होसीज़, हमास और हिज़्बुल्लाह को एम्बोल्डन करने की, ताकि एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो बनाया जाए और उन्हें वहाँ पे अटैक किया जाए। उसको मुझे लगता है काफ़ी बड़ा डेंट पहुँचा है, क्योंकि जिस हालात में ये जंग जारी है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उन तीनों एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से कोई भी किसी तरीके की कोई रेजिस्टेंस नहीं। ना लेबनान अटैक कर रहा है, शाम में तो शाम में तो पूरा रजीम टॉपल हो रजीम गया जो टॉपर क्या हो हुआ, गया। बिल्कुल है, वो सारे का सारा। तो मेरे ख्याल में एक मुश्किल सूरत हाल है ईरान के लिए, जब उनकी एयर पावर बड़ी कमज़ोर है, एडवांस टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जो लंका ढाने वाले हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं उनके, जो हम बात कर रहे हैं उनका जो अल-कुद्स विंग है, उसके लोगों के ऊपर शक किया गया कि उन्होंने वहाँ के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने में इजरायलियों की ना सिर्फ मदद की है, बल्कि जो ड्रोन की यहाँ पे सप्लाई हुई है, जो स्मगल की हैं कुछ अरसे पहले, वो तेहरान से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर एरिया जहाँ पे वो ड्रोन की बेस बनी हुई थी, जिसके थ्रू उन्होंने उन लॉन्चर्स को, जो पैड लॉन्चिंग पैड थे सरफेस टू सरफेस मिसाइल के, उनको मुकम्मल तबाह कर दिया, ताकि रिस्पॉन्स करने की इनकी एबिलिटी को डैमेज किया जाए, और ऊपर से इजराइल अपनी जो पूरी उनकी एयर पावर है उसका तकरीबन आप समझे 70% हिस्सा लेके 200 जहाज लेके 3 बजे अटैक कर देता है। और इजराइल सिर्फ और सिर्फ वहां पे डिसीजन मेकिंग फोर्सेस को इसलिए मार रहा है ताकि जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको मैं डेंट डाल सकूं। और इसमें सबसे बड़ा भी खतरा जो है वो लाहक है, वो आयतुल्लाह अली खामनाई की जान को है, उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं, और इजराइल ये चाहता है कि उन्हें ढूंढे और उनके साथ जो है वो कुछ ऐसा करने का उनका ख्याल है, जिस तरह की नेतन्याहू ने हमने देखा कि किस तरीके से याह्या सनवर के साथ किया, किस तरीके से हमास की लीडरशिप के साथ उसने किया। तो और उसके लिए मुझे लगता है कि जो हालात वाक़यात बन रहे हैं उसमें काफ़ी संगीन सूरत हाल है, और ईरान जो है नो डाउट उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि जो वो रजीम चेंज ऑपरेशन की बात करते हैं उनका मसला मसूद पज़ेश्कियान के साथ नहीं है, क्योंकि मसूद पज़ेश्कियान जो हैं हार्ड लाइनर जो अपना जलेली हैं उनको हरा के, जो कि कैंप के अंदर थे रैबर आला के, उनको हरा के जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आए हैं। तो मेरे ख्याल में उनका असल में सारा एजेंडा जो है डैमेज करना न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, और दूसरा आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं उनको एलिमिनेट ये करना। तो बड़ी खतरनाक बातें आप कर रहे हैं, कोई ज़रा बिल्कुल। हौसला अफ़ज़ा बातें करें। और मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मशरिक़ वुस्ता की रियासतों के बगैर इज़राइल इतना बड़ा हमला कर सकता था?
मेरे ख्याल में इसके अंदर इजरायली रियासतों की बजाय अगर आप अमेरिका और यूरोप की बात करें कि उनकी मदद के बगैर, उनकी इंटेलिजेंस के बगैर कर सकता था, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। क्योंकि अभी हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर तू मैं वहाँ के ऊपर की है, जो रशियन एम्बेसडर हैं उन्होंने यूके के एम्बेसडर्स के साथ, कि आपने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करने के अंदर यहाँ पे मालूमात शेयर की हैं उनके साथ। तो मेरे ख्याल में अमेरिका, और अगर इसी तरीके से जिस तरह माजी को अगर हम देखते हैं पिछले साल को, ये तमाम यूरोप उनके साथ खड़ा था, तो मुझे लगता है उसकी बेस के ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन करना उनके लिए ज़्यादा मुमकिन हो पाया। और दूसरी तरफ जॉर्डन को हम देखते हैं कि जब कल ड्रोन उन्होंने वहाँ के ऊपर बैरेज फेंका 100 ड्रोन्स का, तो मोस्टली ड्रोन जो है जॉर्डन ने अपनी सरजमीन के ऊपर शूट डाउन कर लिए हैं। और उनकी जस्टिफिकेशन ये है कि हम अपनी एयर स्पेस और अपनी टेरिटरी को जो है किसी सूरत के अंदर जो है वॉर जोन नहीं बनाना चाहते कि दोनों कंट्री यहाँ बैठ के जनाब इसके अंदर लड़ाई करें। लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है जिस तरीके से अपने होंठों को जिप करके बैठी हुई है और कोई बात नहीं कर रहे किसी तरह से। पाकिस्तान ने तो की है ना जी। मतलब इनसे हजार दर्जे बेहतर इरानियंस थे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे टच डाउन किया। इंडिया जाने से पहले उनके वजीर खारजा पाकिस्तान आए हैं। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया कि इस चीज़ को जो है वो नहीं, टोन पाकिस्तानियों डाउन ने किया जाए। सर इस जंग ये जो हमले से पहले पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म ने खड़े होके वहाँ पे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट किया और कहा हम सिविलियन मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। ये इस हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान को जब ये तो तय हो चुका था सिचुएशन गंभीर हो रही है हम्म, और अब भी अक़वाम मुत्तहिदा में जितना वाशगाफ़ अल्फ़ाज़ में पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया है और इज़राइल के खिलाफ गुफ्तगू की है, एक एक डिफरेंट उसकी चीज़ थी। बड़ी रीज़न है पाकिस्तान का इजराइल के खिलाफ एक प्रिंसिपल स्टैंड है। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस तरह वो गज़ा में कर रहे हैं, हमने देखा हमारा डिप्लोमेटिक मिशन जो है वहाँ के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है वहाँ के ऊपर। हमारे जो वो नए अपना अपॉइंटमेंट है वहाँ के ऊपर, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आसिम, वो अभी हम जो ये महीना जून का महीना है वो पाकिस्तान, आई गेस पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की वो अपना चेयर कर रहा है, उसको प्रेसिडेंसी उसके पास आई हुई है। तो हम वहाँ के ऊपर नैरेटिव को नो डाउट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिडल ईस्ट के अंदर जो कुव्वतें हैं, सुन्नी वर्ल्ड के लिए मेरे ख्याल में इस वक़्त जो सूरत हाल वो देख रहे हैं, वो खुद चाहते थे कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो वेपन है, वो उस तरीके से डेवलप ना हो। यही उनका प्रॉब्लम था सुन्नी वर्ल्ड का, जो वहाँ पे रीजनल हेजमोन बनने का तसव्वुर किए हुए थे। लेकिन ये बात उन्हें भी समझ लेनी चाहिए कि अगर ये वॉर फैलती है, तो जो उनके विज़न 2030 हैं, इकोनॉमिक को वो दोबारा से जिस तरह हाइड्रोकार्बन शिफ्ट कर रहे हैं, वो मुमकिन होता नज़र नहीं आएगा अगर ये वॉर फैली। क्योंकि ये रूट ऑयल सप्लाई के रूट्स हैं, ये सी लेन्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये चोक कर गई, अभी हमने देखा 7% जो है वो ऊपर चला गया पर बैरल। और अगर इसी तरीके से जो ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, $20 भी ऊपर जाती हैं, तो हमारे जैसे मुल्क जो हैं, उनकी इकोनॉमी पहले से ही जो डाइल्यूट है, कंप्रोमाइज़्ड है, वहाँ पे एक सर जाएगी महँगाई की है। आई होप सो कि ये सारा मामला जो है सैनिटी प्रिवेल करे इसके अंदर और ये कंक्लूड हो जाए, क्योंकि जितना देर मामलात आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से इज़राइल वहाँ की एंटिटीज़ को टारगेट करके न्यूट्रलाइज़ कर रहा है, मुझे खदशा इस चीज़ का है कि इसका स्केल और इसका स्कोप बढ़ सकता है। ये बताइएगा कि इसका नाम उन्होंने राइजिंग लाइन क्यों रखा इस सारे ऑपरेशन का? इसके पीछे उनकी पूरी थॉट है यहाँ के ऊपर, वो ईरानी उस यानी ईरानी इज़राइल ने जो अटैक किया उसका नाम रखा उस ऑपरेशन का नाम रखा राइजिंग लाइन। राइजिंग जिस लाइन, तरह हमारे खिलाफ इंडिया ने किया था उसका नाम सिंदूर रखा। सिंदूर, हमने बुनियान मरसूस रखा, बिल्कुल। बुनियानुल मरसूस रखा। उन्होंने राइजिंग लाइन क्यों रखा? उसके पीछे पूरी एक फ़िलॉसफ़ी है उनकी है। 1979 से पहले जो ईरानी झंडा है, उसके अंदर इस एम्ब्लम की, इस वो जो निशान है उसकी झलक है और इसकी तारीख़ है पर्शियन एम्पायर से, जो पावर की, प्रेस्टीज की और प्रिविलेज की बात करता है। एक शेर है जिसके पीछे से सूरज जो है वो नमूदार हो रहा है। ये वो मैसेज दे रहे हैं उन डिसग्रंटेड लोगों को जो ईरान के अंदर, जिनका ऑफ कोर्स हर गवर्नमेंट का, अवाम का थोड़ा-सा अगर कहीं कोई रिफ्ट आता है तो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है, जिसके अंदर वो चाह रहे हैं कि ये रजीम जो है आपके लिए भी उतना फ़ेवरेबल नहीं है। ये आपको उस तरह आज़ादी नहीं देता, जमहूरियत पसंद उस तरीके से नहीं, तो आप बगावत करें, इसके खिलाफ खड़े हो जाएँ और हम आपके साथ हैं। हम इन्हें एलिमिनेट कर रहे हैं और आपके लिए रास्ता हमवार है। मेरे ख्याल में इससे बड़ा नफेरियस एजेंडा और कभी जुर्म नहीं हो सकता जो इज़राइल वहाँ के ऊपर कमिट कर रहा है। बुनियादी तौर पे मकसद ही ईरानी रजीम को तब्दील करना है। अच्छा ये बताइएगा जो जो इज़राइली इंटेलिजेंस है, ये ईरान में इतनी कामयाब है सर, कि कहा ये जाता है कि अहमदीनेजाद ने एक काउंटर इंटेलिजेंस की इदारा बनाया काउंटर इंटेलिजेंस का, उसका जो सरबराह था हुँ, हुँ। वो भी रॉ का एजेंट निकला, ओह सॉरी, मोसाद का, मोसाद का एजेंट निकला। बिल्कुल। तो सर ये मैंने एक वाकया ये पढ़ा। हुँ, फिर जैसे आप बताते हैं कि तेहरान से 100 किलोमीटर दूर उन्होंने बेस में अपना ड्रोन बेस बना ली थी। हुँ।
फिर हम बताते हैं, हम देखते हैं कि इस्माइल हनिया को उन्होंने टारगेट कर दिया। उसके अंदर 100 किलोमीटर तो सो बहुत एरिया है हाँ, उसके करीब-करीब। करीब हम देखते हैं कि इस्माइल हनिया को उन्होंने उस जहाँ तकरीब थी प्रेज़िडेंशियल, उसके उसके हाथ करीब-करीब उसमें रेड ज़ोन में उन्होंने शहीद कर दिया। फिर हम देखते हैं कि ये बात यहाँ तक नहीं रुकती। वो तो इस कदर पावरफुल हो चुके हैं कि अभी हम कहीं पढ़ रहे थे कि बाकायदा वहाँ पे जो मोसाद है, वो अल-कुद्स के लोगों को अगवा करके इंटरोगेशन भी वहीं पे बैठ के पे करती है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। सारी जो वाक़यात और हालात और वाक़यात की तरतीब है, इज़राइली इंटेलिजेंस इतनी ताकतवर है ईरान में, ये कैसे और क्यों करा? और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो एक यूरो न्यूज़ की बड़ी हॉरिफिक खबर है जो बताती है कि वो इतना कंफर्टेबल है वहाँ पे कि ना सिर्फ उन्होंने ये लोगों को पकड़ के वहाँ पे, और वो लोग कौन थे, वो पासदारान इनकलाब के लोग थे, उनकी वीडियोस बनाई, अपना कन्फेशन की और उन्हें मारा पीटा वहाँ के ऊपर। उसके अलावा उन्होंने 2018 में एक ऑपरेशन किया, 12 लोग थे जो स्पेशल यूनिट का पार्ट थे अल-कुद्स का, उन्होंने 6 घंटे वो सेफ तोड़े और 1 लाख वहाँ के करीब जो डॉक्यूमेंट्स थे क्लासिफाइड, वो वहाँ से उठा के जाके नेतन्याहू के हवाले किए, जो उसने शोकेस किए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी मैंने एजेंसी के देखे हैं वो। सामने। और साथ में मैंने देखे हैं, बाकायदा उसने सीडीज़ शोकेस की, बिल्कुल। बाकायदा उसने खड़े होके मीडिया के सामने कपड़ा गिराया और फाइल दिखाई। और पूरा नैरेटिव शोकेस करके अमेरिका का आप जेसीपीओए से निकल जाएं, वो देख लें नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की वायलेशन कर रहे हैं। वो सारा ऑपरेशन जो था उसने एट लार्ज बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया और वो पूरा मुआहदा जो है उसे ख़त्म कर दिया गया मुकम्मल तौर के ऊपर। और ना सिर्फ ये वहाँ के ऊपर, आप देखें आपने जो बात की इस्माइल हानिया की, इस्माइल हानिया रेड जोन के अंदर जिस गेस्ट हाउस में थे उसकी सिक्योरिटी अलकुद्स के जो अपना ग्रुप है, जो स्पेशल यूनिट है, उनके हवाले थी, जिनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया। इतना हाईली, क्योंकि वो सारे के सारे स्पेशल यूनिट के लोग थे, 15 जो गेस्ट हाउस के मुलाजिम थे, उन्हें पकड़ा गया, जो पासदारान इनकलाब का खास यूनिट है, कि ये प्रोजेक्टाइल ऊपर से आके किस तरह खास कमरे में एक बंदे को अटैक कर रहा। और वो वक्त था जब वो ईरानी सदर की अपना डेथ के बाद वहां के ऊपर जनाजे के ऊपर गए थे, जबकि कतर में उस तरीके से उन्हें हिट नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है जो ग्रॉस लेवल का है, जिसके ऊपर नहीं, वो काफी अल-कुद्स के लोग कॉम्प्रोमाइज़ थे। कंप्रोमाइज थे, यही और तो फिर बता वो जो अहमदी निजात बात करते हैं, वो क्या था? वो वही तो बता रहा हूँ। वो उसके अलावा उन्होंने बताया कि अहमदी नजाद ने जो कि साबिक अमेरिकी ईरानी सदर हैं। ईरानी सदर है साबिक है और बड़े हार्ड लाइनर थे, कि उन्होंने उनकी इंटेलिजेंस जो कोवर्ट ऑपरेशन है उनको रोकने के लिए, मैनेज करने के लिए जो ग्रुप बनाया, उसका टॉप रैंक का अफसर जो है वो खुद कंप्रोमाइज हो चुका था, ओह उस हो, हवाले हो, से। हो, 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 और हो, अभी भी हो। खतरा यही है कि वो इस वक्त ढूंढ रहे हैं वहां पे जो डबल एजेंट है वहां के ऊपर, कि रहबर आला जो है वो कहाँ के ऊपर है। तो ओह मैं जो हो, पहले हो। बात कर रहा था, ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है कि उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं, क्योंकि वो इरानियन आर्मी के अंदर, और स्पेशली इरानियन जो ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उसका हिस्सा हैं। और ये हसन नसरुल्लाह के साथ क्या हुआ था? हसन नसरुल्लाह जो बंकर के अंदर थे, उसकी इंफॉर्मेशन भी डबल एजेंट्स ने दी थी जो इरानियंस थे। ओह हो, तो हो। उन एजेंट्स ने की इंफॉर्मेशन के ऊपर ये टारगेट ऑपरेशन करके उन्हें वहां के ऊपर शहीद किया गया था। तो मेरे ख्याल में ईरान को इस हवाले से जंग खत्म होने के बाद संजीदा बुनियादों पर देखना पड़ेगा कि ये लेबनान में इज़राइली इंटेलिजेंस ने क्या किया? लेबनान में इजरायली इंटेलिजेंस ने पेजर ऑपरेशन किया, उसके अंदर भी हम देखते हैं इंटेलिजेंस फेलियर था। इसके एंड के ऊपर हिजबुल्लाह के, कि वो एक फेक कंपनी बनाई गई, ऑनलाइन है, जिसको जाहिर ये किया गया कि वो कंपनी जो है किसी दूसरे यूरोप कंट्री के अंदर बेस्ड थी, किसी जगह के ऊपर है, और उसके थ्रू इन्हें ल्योर किया गया कि आप ये चीज़ हमसे खरीदें, और वो करने के बाद इनको दे दिया गया और इन्हें मॉनिटर किया गया, और ख़ास टाइम के ऊपर आके वो जिस तरह डेटोनेटर होते हैं उनको चला दिया गया, और 3,000 से ज़्यादा लोग, कुछ शहीद हुए वहाँ के ऊपर और कुछ ज़ख्मी हुए। यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि यूक्रेन बेस्ड ऑपरेशन किया गया स्पाइडर वेब का, और यहाँ पे ड्रोन काफ़ी अरसे पहले पहुँचे हुए थे और उन्हें वहाँ पे रखा गया था सिर्फ हुँ। ख़ास टाइम के लिए। तो मेरे ख़्याल में तेहरान के करीब इस तरह की एक्टिविटी होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है वहाँ के इंटेलिजेंस इदारों के लिए। मैं ना एक पैटर्न फ़ॉलो कर रहा हूँ। ईरान में एक पैटर्न, जो इज़राइली हमले का एक पैटर्न है, बिल्कुल, वो ये कि टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है ना, जो टॉप लोग हैं, उनको उड़ा दिया जाए, बिल्कुल, उनको शहीद कर दिया जाए। बिल्कुल। शहीद करके वो अपने मोटिव अचीव कर रहे हैं, वो टारगेट ही टॉप लीडरशिप को कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि ये इन्होंने 1 डेढ़ माह में ये सारा मामला किया हो? मुझे तो लगता है ये साल की मेहनत है इसमें। ये साला साल की मेहनत है, मैं जैसे बता रहा था 2009 से ये ऑपरेशन स्टार्ट किए गए, और ये शैडो वॉर है, जिसके अंदर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करते, प्रॉक्सीज। और इसराइल क्या करता है, इसराइल वही इंडिया का पैटर्न, जिस तरह उन्होंने कनाडा में मारे, ये असैसिनेशन करते हैं,
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं। इन्होंने हॉरिफिक अपना एक ऑपरेशन में 2020 के अंदर आप देखें मोहसन फ़खरीज़ादा, जिन्हें ओए होए! फादर ऑफ न्यूक्लियर वहाँ पे जो यानी प्रोग्राम कि में वहाँ कहा का जाता डॉक्टर है। अब्दुल कदीर है। बिल्कुल। और वो अपनी गाड़ी में अपनी वाइफ़ के साथ हैं और वहाँ पे ऑटोमैटिक जो गन लगी हुई थी, मशीन गन, सैटेलाइट के थ्रू से कंट्रोल किया जा रहा है। और उसने जैसे ही उनके रेटिना को रीड किया, उन्होंने हिट कर दिया वहाँ के ऊपर। तो मेरे ख़्याल में जो और वो सोफिस्टिकेशन, जो टेक्नोलॉजी है, इतना प्रिसाइज़ ज था कि साथ बैठी बीवी को कुछ नहीं कुछ हुआ नहीं हुआ। और मोहसिन फ़खरीज़ादा को उन्होंने शहीद कर दिया। बिल्कुल है। तो ये वो इतना प्रिसाइज़ अटैक बिल्कुल, है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, उसको वो एलिमिनेट करते हैं ताकि फैसला करने की इनकी जो कुव्वत है, उसको डैमेज किया जाए और डीमोरलाइज़ किया जाए वहाँ के ऊपर, जितने भी अपना टॉप टियर है उसको। ये बताइएगा क्या इज़राइल के पास ये सलाहियत है कि वो उनके बंकर को तबाह कर सके? क्योंकि न्यूक्लियर जितनी भी साइट्स हैं वो तो बंकर्स की हैं ना। जी, जी। क्या ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के जो बंकर्स हैं उनको इज़राइल तबाह कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात पे पूरे तरीके से कन्विंस हैं कि जब तक बी-2 जो कि बंकर अपना बस्टर जो तैयारे हैं, जो अमेरिका के पास हैं, जिनके पास जो असला ले जाने की सलाहियत इतनी है कि उनका जो बम नस्ब है, उनके साथ वो 30,000 पाउंड का जो है ना वो क्या कहते हैं, वज़न उठा सकता है। तो जब तक वो आके इधर हिट नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन जितनी भी वहाँ पे नतान्स की बात हो रही है, फरदौ की, वो सारी की सारी हाफ माइल से ज़्यादा नीचे जो हैं वो डिग की गई हैं और उसके ऊपर जो कंक्रीट है वो बड़ा स्पेशलाइज्ड कंक्रीट है। इसीलिए हम देखते हैं 3-4 जो कार्रवाइयाँ वहाँ पे 2 दिन के अंदर 24 घंटे में हुई हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी कन्फर्म है, नो डाउट धुआँ उठ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कोई ताबकारी असरात नहीं है। तो मेरे ख्याल में दे हैव बीन अनएबल टू इन्फिल्ट्रेट, वो उसको उस तरीके नहीं, से एक नहीं बात कर और सके। भी है। फ़र्ज़ करें वो अटैक करते और वो जो उनके जो जो यूरेनियम के जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह बिल्कुल, करते। तो बिल्कुल। आबकारी असरात से तो लाखों, करोड़ों शहीद हो सकते हैं। बिल्कुल, यही कंसर्न जो है कतर ने शो किया था कि ये चीज़ हमारे जो है पानियों को कंटामिनेट कर सकती है और ये पूरा जो नहीं उस सर, ईरानी शहीद हो जाएँगे, पूरी-पूरी आधी कौम शहीद हो वो जाएगी। तो उनका प्रॉब्लम नहीं उस तरीके से है। वो इज़राइलियों का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस तरीके से वो असल में बात यही है कि इज़राइल का जो नैरेटिव है बड़ा फ्लॉड नैरेटिव है। ऐसा कुछ भी नहीं, उस तरीके की यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं है कि जिस तरह नेतन्याहू कल भी कह रहा था कि चंद दिन तक जो है ना वो बना सकते थे। उनके पास 9 जो है वो क्या कहते हैं न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम इतनी अफ़ज़ूदगी कर चुके हुए थे। असल में वो अपने जो ये कभी उनका एक्ट है उसको जस्टिफ़िकेशन देने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। मुझे ये बताएँ कि ये जो लोगों को तो मना कर रहे हैं, क्या इज़राइल तो के बारे में कहा जाता है कि वो तो न्यूक्लियर पावर है इज़राइल? वो तो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर, इसलिए उसने एनपीटी पे साइन नहीं की है। 400 के करीब उसके न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और ये चीज़ एस्टेब्लिश फैक्ट है पूरी दुनिया, और वो दुनिया में हर किसी को जनाब इस हवाले से लेक्चर देता ही पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, जबकि 400 न्यूक रख के वो बैठा हुआ है और पूरी दुनिया 400 न्यूक! 400। ये वाशिंगटन पोस्ट ने भी ये कोट की थी कि जी, उनके जी। पास च 400 तो पाकिस्तान के पास नहीं है यार। पाकिस्तान के पास 260-70 है मेरे ख्याल नहीं, में, पाकिस्तान के वॉरहेड पास जो है। 260 हैं, 70 हैं, इंडिया के पास 200 60 के करीब हैं हमारे पास क्योंकि टैक्टिकल वेपन छोटे पैमाने हाँ, वाले ज़्यादा हमारे पास हथियार हैं, हाँ। लेकिन 400 के करीब उसने बना दिए हमें और डेफ़िनेटली उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे ये भी अब हमको बता दें कि वो उनके सगे नहीं हैं। यूरोप में जितनी फार राइट पार्टी हैं, अल्ट्रा राइट विंग हैं, वो नफ़रत करते हैं यहूदियों से, इसीलिए तो उन्होंने निकाला था इन्हें बाहर कि निकलो यहाँ से, नाज़ीज़ इसीलिए तो इन्हें मार रहे थे। वो पॉलिटिकल आइडिया के साथ हैं जो ज़ायनिज़्म का आइडिया। वो एंटी सेमिटिज़्म के अंदर इन्वॉल्व हैं, जितने अटैक वहाँ पे होते हैं सिनागोग्स के अंदर, वो सारे राइट विंगर, जो कंज़र्वेटिव, अल्ट्रा नेशनलिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी देखने की वहाँ के ऊपर बड़ी ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत बड़ा क्या कहते हैं एंटी सेमाइट है, लेकिन दूसरे एंड पे वो ज़ायनिज़्म को सपोर्ट करता है। ये बताएँ कि अल अरबिया ने खबर दी कि पाकिस्तान ने भी अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स थे उसको पे हाई अलर्ट किया, फ़िज़ाई निगरानी बढ़ा दी और बड़ा मुतहर्रिक होकर एक्टिव होके बैठे हैं उस राजस्थान के हमला हुआ। पाकिस्तान का क्या लेना-देना इस सारी जंग से? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को वो इंडिया के तनाज़ुर के अंदर भी देखता है इज़राइल, लेकिन इज़राइल बड़ा ख़ाइफ़ है पाकिस्तान से, जब से हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए हैं। कई स्टेटमेंट आपको मिल जाएँगी नेतन्याहू की, जिसमें पाकिस्तान का नाम लिए बगैर वो कहता था कि हम दूसरा मुस्लिम न्यूक्लियर जो है या इस्लामी न्यूक्लियर बम नहीं बनने देंगे यहाँ के ऊपर। एक ने तो बना दिया, ठीक है, उस तरीके से, और हम देखते हैं जिस तरीके से हमारी कोई डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं और हमारा स्टांस, जैसे आपने बात की, बड़ा स्टर्न रहा है, बड़ा सख्त रहा इज़राइल के हवाले से है। वो आज की बात नहीं, हमेशा से हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है, 48 से ही 47 हम से है, ऐसे हैं। जिन्ना के वक़्त से हमने ख़ास स्टांस लिया हुआ है और आज भी पाकिस्तान पूरा खड़ा है,
डिस्पाइट ऑफ द मैटर कि कितना प्रेशर आया हमें जब मिडल ईस्ट चाहता था, और ये 2017 में जो इब्राहिम अकॉर्ड आया, लेकिन पाकिस्तान ने इससे डेविएट नहीं किया, और हम आज भी कंधे से कंधा मिला के फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। अब इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर बड़ा अनार्किक होता है, उसके अंदर आपको ये नेशन स्टेट सिस्टम, वेस्टेड इंटरेस्ट, इनको समझना पड़ेगा कि कोई कंट्री अपनी कॉस्ट पे दूसरी वॉर के अंदर एंटर नहीं होता। मुझे ये बताइएगा कि ये जंग कितनी लंबी जा सकती है? मेरे ख्याल में अगर तो हम ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें तो इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ईरान के पास स्टॉक पाइल की बात करते हैं कि 3,000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनके पास अब। 300-400 तो मारते हैं तीन उन्होंने। चार सौ उन्होंने चला दी हैं, और पिछले साल भी उन्होंने तकरीबन 250-300 के करीब चलाए थे। तो मेरे ख्याल में अगर इंटरनेशनल जो दुनिया है वो इंटरसेप्ट नहीं करती इन मामलात को, इंटरवीन नहीं करती इन मामलात में, नेगोशिएशन की तरफ मामलात नहीं जाते, तो जो सरकमस्टांसिस यही बताते हैं कि 2 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। 2 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा हैं, 2 और हफ्ते जिस बाद तरह ईरान। और जितनी इंटेंसिटी के साथ इज़राइल अटैक कर रहा है, मेरे ख्याल में उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हम ज़्यादा जो है ना देर तक इस वॉर को होता हुआ नहीं देख सकते, और दुनिया डेफ़िनेटली अपना रोल प्ले करेगी, और मुझे पूरा यकीन है चाइना और रशिया जो है ज़्यादा देर तक कंडेमिनेशन पे नहीं रहेंगे, और नो डाउट वो अपना जो उनका इन्फ्लुएंस है, माइलेज है, उसको एग्ज़ॉस्ट करके यहाँ पे नेगोशिएटिंग टेबल की तरफ लेके आएँगे। लेकिन अभी देखना है जिस तरीके से इज़राइल पे दर पे अटैक कर रहा है, एस्केलेशन लेडर ऊपर से ऊपर जा रही है। तो अगर हैबर मिज़ल वहाँ के ऊपर चलते हैं, मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर उनका टारगेट, उन्हें पता तो है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिसमेंटल नहीं कर सकते, लेकिन अगर क्या उनका टारगेट रजीम चेंज करते वक़्त रहबर आला को हिट करना है, तो मेरे ख़्याल में उसके बाद की सिचुएशन जो है वो बड़ी भयानक हो गई है कि किस नहीं तरीके से मैं हालात अनफ़ोल्ड होंगे। क्या इज़राइल ईरान अपनी पूरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के साथ हमलावर हो जाता है ईरान पे, इज़राइल पे, तो क्या पूरा इज़राइल तबाह हो सकता है? मेरे ख्याल अगर इज़राइल को सपोर्ट हासिल ना हो अमेरिका पे, तो फिर जिस तरीके से आपने एक अपना प्रपोज़िशन दी है उसकी पॉसिबिलिटी है। क्या तबाह हो लेकिन सकता है? हाँ, लेकिन जब वो अगर वो मुझे ये पता है अगर अच्छा प्रॉब्लम ये है कि इस हद तक बात चलेगी वो न्यूक्लियर अटैक कर न्यूक्लियर भी देगा। अटैक करेंगे, और दूसरी बात है ये बात मेरे ख्याल में मफरूज़ा ही रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिकन्स वहाँ पे 8 उनकी एस्टेब्लिश बेसेस हैं, इन्हीं मुल्कों की जिनकी आप बात, कतर में वो बेस्ड हैं, उनकी मिस्र में वो बेस्ड हैं। अब वो क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर मेरा वो ख्याल है बेस्ड हैं, 20 जॉर्डन के अंदर बेस्ड सर हैं। मेरा ख्याल 19 है जिसमें से 8 उनकी परमानेंट है, हाँ, 11 दूसरी हैं, और 40 से 20 के करीब है मैंने पढ़ा था और मैंने ये भी पढ़ा है कि वो तो नेवल बेसिस की बात भी जी, जी, करें ना और सर। 40 से 50,000 तो उनकी एस्टेब्लिश्ड आर्मी है, स्टैंडिंग आर्मी वहाँ के ऊपर आप है। समझते हैं कि उनके बहरी बेड़े हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को वो मॉनिटर कर रहे हैं, नो डाउट सैटेलाइट के थ्रू, वो ये नहीं होने देंगे किसी सूरत के अंदर भी। अब पूरी दुनिया से वो हम देखते हैं जिस तरीके से सारी दुनिया इस अनजस्ट ये जो वॉर वेज की है, सारी दुनिया जो एवरी एक्यूजिंग फिंगर हैज़ बीन फाइंडिंग अमेरिका कि भई दे आर टू ब्लेम, इनका कसूर है, वो रोक सकते थे। और मेरा भी पूरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप रेड लाइन खींच देता तो बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर वो कह देते कि यू आर ऑन योर ओन, तो मुझे लगता है सिचुएशन जो है ना डेफिनेटली अदरवाइज होती। लेकिन उनकी गारंटी के बगैर नेतन्याहू इतनी एस्केलेशन कर दे, आई डोंट थिंक सो। और वो हमने देख लिया 24 घंटों में अमेरिकन आ गए, आयरन डोम के और साथ ये साथ गिरा रहे थे। इस आखिरी जुमले के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर ये हमला नहीं हो सकता था। आज के पॉडकास्ट से इतना ही। हमने बस, बड़ी मुफस्सिल और कोशिश की कि प्रिसाइज़ करके गुफ्तगू को समेटें ताकि आप तक बात पहुँच जाए आप मुसद्दिक़ा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। उस्मान भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया बड़ी कि नवाजिश। आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की और मेरी इन्फॉर्मेशन में बहुत इज़ाफ़ा किया। हम थैंक यू, आपसे हमेशा सीखते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, ये थैंक यू, सीखने का अमल जारी रहेगा। आज के लिए इतना इंशाल्लाह। ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस किस्म की गुफ्तगू के लिए हमें फ़ॉलो करते रहें।